दोस्तों, आज जो मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है राका की वापसी। राका का चाचा बाकू चाचा चौधरी ने मेरे अजीज भतीजे राका को अंतरिक्ष में भेजकर उसे मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। मैं उस चूहे को मार डालूंगा, लेकिन बाकू चाचा चौधरी को मारोगे कैसे? मैं उसे गोलियों से भून कर रख दूंगा। कहना आसान है, करना मुश्किल। जरा सोचो, राका जिसने चक्रमाचार की अद्भुत दवाई पीकर अमरता प्राप्त कर रखी थी, वह चाचा चौधरी को मारने में सफल ना हो सका। तुम उसे कैसे मारोगे? अगर चाचा चौधरी को मारना है तो योजनाबद्ध षड्यंत्र रचना पड़ेगा। गोसा, है कोई प्लान तुम्हारे पास? हाँ है, डायनामाइट से उसे उड़ा दिया जाए। यह डायनामाइट इस कुर्सी के नीचे लगा दिया। चाचा चौधरी को इस पर बैठा कर चाय पीने के लिए कहा जाए और फिर जब वह चाय की चुस्कियां ले रहा हो तब तुम किसी बहाने से कुर्सी से दूर उन झाड़ियों के पास जाकर खड़े हो जाओ। और इसके दो फायदे हैं। एक तो तुम डायनामाइट से दूर चले जाओगे, दूसरा तुम्हारा झाड़ी के पास खड़े होना मेरे लिए इशारा होगा कि मैं छिपकर अंदर से डायनामाइट कंप्यूटर का बटन दबाऊं। धड़ाम, और इस तरह चौधरी की धज्जियां उड़ जाएंगी। वाह गोसा, सच में तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उसी तरह का डायनामाइट अब दूसरी कुर्सी में लगा दिया। कुर्सी यहाँ सजा कर रख दी है। दुश्मन को लाकर इस पर बैठाना तुम्हारा काम है। मैं अभी जाकर उसे अपने साथ लाता हूँ। चाचा जी, रॉकेट यकायक भौंकना शुरू कर दिया है। साबु कुत्ता बड़ा सचेत जानवर है। खतरे के आने की खबर सबसे पहले कुत्ते को ही होती है। रॉकेट, अभद्र मत बनो, आने वाले पर इस तरह नहीं भौंकते। चाचा जी, मेरी दिली तमन्ना है कि आप मेरे गरीब खाने में आकर चाय पिएं। उम्मीद है आप मेरी प्रार्थना ठुकराएंगे नहीं। चाचा जी, याद है इस आदमी के आने से पहले रॉकेट भौंका था। साबू, जो आदमी चाय से बुलाने आए उसकी दावत को ठुकराना हमारा उसूल नहीं। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूँगा। नहीं साबू, चाय की दावत सिर्फ मुझे ही मिली है। फिर डर किस बात का? हमारे मेजबान के पास बंदूक है। अगर सामने कोई खतरा आ भी गया तो यह बंदूक काम आएगी। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ अंदर से। सब कुछ योजनाबद्ध चल रहा है। वाह, चाय तो सचमुच लाजवाब बनी है। यह अवसर फिर कहाँ मिलेगा? क्यों ना यहाँ से आपका एक फ़ोटो ले लिया जाए। बस यही मौका है। गोसा कंप्यूटर का बटन दबाता है। कड़ाक भड़ाम। जब बाकू अंदर चाय लेने गया था तब मैंने कुर्सी में लगा डायनामाइट निकाल कर दूर झाड़ियों में फेंक दिया था। बैठने से पहले मैंने कुर्सी को देखभाल लिया था। दुश्मन पर कभी यकीन मत करो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। बहरहाल चाय के लिए धन्यवाद। कैप केनी, अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र में एक यान कार्निवल अंतरिक्ष में दूर दराज अनुसंधान के लिए छोड़ी जा चुका है। माइक, अंतरिक्ष यान कार्निवल से संपर्क स्थापित करो। सर, मैं यह पहले ही कर चुका हूँ। गुड। अंतरिक्ष में अपने अनुसंधान करता हुआ कार्निवल बहुत दूर निकलता जा रहा है। हम मंगल ग्रह से जो धातुओं के सैंपल लाए हैं वे पृथ्वी पर बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। स्टीफन, अंतरिक्ष में दूर मुझे किसी इंसानी की आकृति दिखाई दे रही है। माइकल, तुम्हें पता है मुझे मजाक पसंद नहीं। मजाक होता तो अच्छा था। हे भगवान, वह राका है। इसे कुछ वर्ष पहले चाचा चौधरी और साबू ने अंतरिक्ष में फेंक दिया था ताकि पृथ्वी के लोग चैन से जी सकें। पृथ्वी का अंतरिक्ष यान वापस पृथ्वी पर लौटने का यह सुनहरा अवसर है। पृथ्वी पर
क्या राका अंतरिक्ष यान कार्निवल के आसपास देखा गया? ऐसा है तो कार्निवल को पृथ्वी पर फौरन वापस उतार लो। पर कार्निवल का अनुसंधान कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। राका एक बड़ा खूंखार है, वह हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को मार डालेगा। एक अहम फैसला खड़ा हो गया है, इसके लिए प्रेसिडेंट की इजाज़त लेना ही बेहतर होगा। तुम ठीक कहते हो। हेलो, मैं अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का डायरेक्टर मिस्टर प्रेसिडेंट से बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। 2 अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में है। प्रेसिडेंट अभी व्यस्त हैं, मैं प्रेसिडेंट को लाइन पर देती हूँ। अमेरिका प्रेसिडेंट, यदि हमारे अंतरिक्ष यात्री सही सलामत ना लौटे तो रूस हमारी खिल्ली उड़ाएगा, विश्व में हमारी बदनामी होगी। कार्निवल को फौरन उतारो। धन्यवाद मिस्टर प्रेसिडेंट। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैं यान को पकड़ने में कामयाब रहा। मुझे यहाँ छिपे रहना चाहिए ताकि अंदर के आदमी मुझे ना देख सकें। कैप्सूल अलग हो रहा है, इसका मतलब है कि यान के यात्रियों का पृथ्वी पर लौटने का प्रोग्राम है। अगर यह मौका चूक गया तो मैं कभी वापस पृथ्वी पर नहीं पहुंच सकूंगा। पृथ्वी कंट्रोल से वापस आने का आदेश आया है। कैप्सूल को मैंने यान से अलग कर दिया है। ठीक है। राका भी दोबारा नहीं दिखाई दिया। हिंद महासागर में कैप्सूल 100% सही उतरा है, पर कैप्सूल के पीछे मैंने कोई चिपकी हुई चीज़ देखी है। यह तुम्हारा वहम है। हमारा जहाज हमें लेने के लिए मौजूद है। घर मेरे परिवार सदस्य हमें मिलकर खुश होंगे। और अमेरिकन जहाज दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चल दिया। तीसरा यात्री जिसे अमेरिकन जहाज पीछे छोड़ गया। बहुत दिनों बाद पानी देखा। पृथ्वी से दूर रहकर इसकी महत्वता का पता चलता है। मेरी बॉल अभी पकड़ कर लाता हूँ। माँ, मेरा बेटा बचाओ। बेवकूफ़ औरत, ज़्यादा चिल्लाने से दिमाग गर्म हो जाता है। जा, समुद्र में गोते खाने से दिमाग ठंडा हो जाएगा। दुनिया वालों, राका पृथ्वी पर लौट आया है। इतने दिन अंतरिक्ष में रहने से राका प्यासा है, उसे पीने के लिए खून चाहिए। बम्बई में फिल्म शूटिंग की लोकेशन दृश्य है। हीरोइन नताशा समुद्र में तैरने जाती है, मगरमच्छ उसे खाने को आएगा। तब किनारे पर घूमता हुआ हीरो हीरोइन की चीखें सुनकर समुद्र में कूद पड़ेगा। फिर मगरमच्छ को मारकर हीरो हीरोइन को सुरक्षित तट पर लेकर आ जाएगा। वाह, हीरोइन की नताशा कितनी खूबसूरत है। अगर मैं इसको उठाकर साथ ले जाऊं तो? बदतमीज, यह डायलॉग दृश्य में नहीं है। तरबूज, तूने राका को बदतमीज कहा। अब ऐसा सीन होने जा रहा है कि जैसा तूने पहले कभी नहीं फिल्माया होगा। रहम, मुझे बख्श दो वरना यह फिल्म अधूरी रह जाएगी। राका के पास सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, रहम। डायरेक्टर दूर एक मकान की छत पर जा गिरा। बचाओ, पुलिस! चिल्लाना फिजूल है। जंगली जानवर, मुझे नीचे उतारो। बचाओ बचाओ, जीप रोको। लंबुक, काफ़ी दादागिरी हो गई। लड़की को नीचे उतारो। कभी चूहे ने शेर का रास्ता रोका है? पीछे हट जाओ। तुम नहीं जानते कि मुझ में तुम में क्या फ़र्क है। यह लो, धाएं। मुझ में और तुम में फ़र्क यह है कि मैं मर नहीं सकता और तुम अब मरने जा रहे हो। धाएं धाएं। आ जाओ मेरी मुट्ठी में, मेरा कोई दोष नहीं। तुमने राका का रास्ता रोककर खुद मौत का दावत दी है। आई, मच्छर को मसलना ही अच्छा है। ले जाओ इसे, यह बेजान हो गया है। इसको दफनाने का इंतजाम करो। तुमने हमारे अफसर को मार डाला, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। शैतान बच्चों को सजा देना मुझे आता है। यह तलवार मेरे किसी काम आएगी। ओह, बस की ब्रेक फेल हो गई। धड़ाक।
ओ ये क्या हुआ? बस खड़ी हो गई है। बस एक विशालकाय आदमी से टकरा गई। मुझे दफ्तर पहुंचना था। अब क्या होगा? नालायक, तुमने मेरा पैर कुचल दिया। ओह बचाओ, बड़ा आदमी गुस्से में है, भागो। कुत्तों, तुमने मेरे गुस्से को भड़का कर खुद मौत को आवाज़ दी है। मुझे इल्ज़ाम ना देना। खटाक। ओह, उसने बस के 2 टुकड़े कर दिए। वह सबको मार डालेगा। जान बचाओ। अब तुम्हारे सत्यानाश का दौर शुरू होता है। बिजली के खंभे से उसकी मौत हो गई। हाँ हाँ, सबको जलाकर राख कर दूंगा। तब ही तो संसार को पता चलेगा कि राका लौट आया है। बदला लेना है, पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता है चाचा चौधरी और साबू। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। मुझे उससे हिसाब चुकाना है। मैं तुम्हें छोड़ देता, मगर क्या करूं, रहम राका के पास नहीं है। खचाक। चाचा चौधरी, अपनी सांसें गिनना शुरू कर दो। राका आ रहा है उधर। चाचा जी, आप चलते चलते रुक क्यों गए? साबू, मेरी नाक में खुजली हो रही है। नाक में मच्छर घुस गया होगा चाचा जी। नहीं साबू, मेरी नाक में खुजली होना आने वाले किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? नवाब साबको दौला के पास। वह मेरे पुराने दोस्त हैं। कुछ अजीबोगरीब चीज़ दिखाने के लिए मुझे बुलाया है। नवाब सफाक दौला। खुश आमदीद चाचा चौधरी। सफाक, तुमने मुझे किस लिए याद फरमाया? मेरे दादा मरहूम नवाब सज्जाउद्दौला के यहाँ वजीर थे। उन्होंने अजीबोगरीब चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ था। इसी शौक़ में उन्होंने एक भूल भुलैया महल बनवाया। यह आदमी की अकल परखने का एक तरीका है। आम आदमी इसके अंदर घुसकर 1 हफ्ते से पहले बाहर नहीं निकल सकता। 50 साल पहले एक यूरोपियन दार्शनिक को भी अंदर घुसाकर बाहर आने में 2 दिन लग गए थे। यह अभी तक विश्व रिकॉर्ड है। कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितनी देर बाद इस महल से निकलने का रास्ता खोज सकता है। सफाक, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, पर इस भूल भुलैया महल को एक बार देखने की मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। चाचा चौधरी जैसे ही भूल भुलैया महल के करीब गया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मेरे अंदर घुसते ही पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। इसका मतलब है कि बाहर जाने के लिए महल का सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है, जिसे ढूंढकर मुझे बाहर निकलना है। अंदर से यह महल सचमुच गोरख धंधा है। कोई भी इसमें भटक सकता है। तभी ओह, यह धुआं! सफाकोदौला, अगर चाचा चौधरी महल से बाहर ना आया तो तुम्हारी गर्दन में मरोड़ दूंगा। हो, इस महल के सारे दरवाजे बंद हैं। सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है, जिसे ढूंढने में आदमी को 1 हफ्ता लग जाता है। इसलिए साबू, तब तक तुम यहीं बैठकर चौधरी का इंतज़ार करो। चाचा चौधरी की पगड़ी मुझे दिखाई दी है। नामुमकिन, उसे अंदर गए अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। सफाकोदौला, देखो चाचा चौधरी, या मेरे खुदा, यह इंसान तो सचमुच एक अजूबा है। अंदर धुएं ने मेरा मार्ग प्रदर्शन किया। आम आदमी महल के अंदर निकलने वाले धुएं से घबरा कर दूर भागता है। मैं उसी तरफ गया जिधर से घना धुआं आ रहा था। बाहर निकलने का दरवाज़ा धुएं के पीछे ही था। खबरों का समय तो हो गया। मुझे पॉकेट ट्रांसमीटर पर खबरें सुनना अच्छा लगता है। यह विविध भारती है। खूंखार राका, जिसे कुछ समय पूर्व अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दिया गया था, पृथ्वी पर वापस आ गया है। उसने आते ही मारकाट शुरू कर दी है। अभी तक 50 व्यक्ति कत्ल किए जा चुके हैं और वह करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति नष्ट कर चुका है। यह कैसे हो गया? मुझे लगता है उसका किसी अंतरिक्ष यान के सहारे वापस पृथ्वी पर लौट आया है। इससे पहले कि वह और लोगों की जान ले, हमें उसे रोकना चाहिए।
साबू, राका खुद यहाँ आएगा। एक कुचले हुए सांप की तरह राका हमसे बदला लेने के लिए तड़प रहा होगा। लाल पगड़ी वाले, सचमुच तुम्हारा दिमाग दूर की सोचता है। जब तक तुम जिंदा हो मुझे खतरा बना रहेगा, कहीं फिर अंतरिक्ष में मुझे भटकने के लिए न छोड़ दिया जाए, इसलिए तुझे ख़त्म करना ज़रूरी है। खटाक। बुज़दिल बकरे, तेरी यह हिम्मत! क्या तुम पहले मरना चाहते हो? ठीक है। तड़ाक। ओह, सचमुच इतना ज़बरदस्त मुक्का आज तक किसी ने नहीं मारा। क्यों, दिन में तारे नज़र आने लगे? यह रहा मेरा जवाब। धड़ाक। मुझे राका पर फार्मूला नंबर 444 अपनाना चाहिए। चाचा चौधरी ने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और चूहे कंकड़ मारता है। तुम दोनों एक दूसरे को बचाना चाहते हो, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि पहले चौधरी फिर साबू। कहाँ तक भागोगे? आखिर मेरी तलवार को तुम्हें खून देना पड़ेगा। लाल पगड़ी वाले अब गिर गए। इस महल के अंदर ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओह, धुआं! कहाँ गायब हो गया वह लाल पगड़ी वाला? मैं उसे भूल भुलैया महल में भटकने के लिए छोड़ आया। इससे क्या होगा? वह कभी न कभी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। बाहर आते ही वह दुगने और जोश शोर से मारकाट व तोड़फोड़ शुरू कर देगा। जिस आदमी में ताकत ज़्यादा होती है उसमें अकल कम होती है। राका को महल से बाहर आने में कम से कम 5 दिन अवश्य लग जाएंगे। तब तक हम इसे हमेशा के लिए ठिकाने लगाने का हल निकाल ही लेंगे। साबू, आओ हम ठंडे दिमाग से सोचें। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि राका ने चक्रमाचार की ऐसी जड़ी बूटियाँ पी रखी हैं जिससे वह मर नहीं सकता। अगर ऐसा ना होता तो मैं उसे कभी का जानू पहुंचा दिया होता। वेदराज चक्रमाचार ही सिर्फ ऐसी औषधि थे जो राका के शरीर में अद्भुत जड़ी बूटियों का असर खत्म कर सकता था, पर अफसोस वह जिंदा नहीं। तो चाचा जी, इसका मतलब यह हुआ कि राका सारी दुनिया के पाँव में कुचलता रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सब्र से काम लो साबू। जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो उसका हल भी अवश्य होता है। कोई भी व्यक्ति हुनर को पैदाइश सीख कर नहीं आता, उसका कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। चाचा जी, आप भी कभी कभी मजाक की बात करते हैं। चक्रमाचार्य 350 साल के बाद मरे, अब उनका गुरु क्या जिंदा होगा? हो सकता है। चक्रमाचार्य के गुरु की उम्र अवश्य अपने चेले से ज़्यादा होगी। अगर मान भी लिया जाए कि चक्रमाचार्य का गुरु इस दुनिया में है तो उसे ढूंढेंगे कहाँ? जहाँ चाह वहाँ राह। हम चक्रमाचार्य की हवेली चलते हैं, उनके नौकर से हम कुछ पता चल सकता है। स्वर्गवासी राजवेद चक्रमाचार्य के नौकर तुलसी ने हवेली का दरवाज़ा खोला। बाबा, कहीं और जाओ, यहाँ से दवाई नहीं मिलेगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि आचार्य जी को मरे अरसा हो गया है? हम इलाज कराने नहीं आए। चक्रमाचार्य बहुत तजुर्बेकार वैद्य थे। जानते हो उसके गुरु कौन थे? गुरु? कभी कभी चक्रमाचार्य बात किया करते थे कि उनके गुरु वज्रदेव किन्हीं घने जंगलों में रहते हैं। हिमालय के घने जंगलों में तो नहीं? हाँ, वही। बस इतना काफ़ी है, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। अरे साहब, बैठिए, बादाम का शरबत पी कर जाइए। नहीं, एक मिनट कीमती है। राका के भूल भुलैया से निकलने से पहले गुरु वज्रदेव को ढूंढ निकालना है हिमालय के जंगलों की तरफ। चाचा जी, पगड़ी का ख्याल रखिए, कहीं उड़ ना जाए। जंगल बहुत बड़ा है, हम कहाँ खोजते फिरेंगे चाचा जी। नहीं, हम वज्रदेव को अवश्य खोजना है। जंगल घना होता जा रहा है, आगे रास्ता दुश्वार है। साबू, चलते जाओ। बिना मंजिल हासिल किए हम वापस नहीं लौट सकते। चाचा जी, बचो। घर। ओह, बाल बचे।
जंगली बिल्ली, तुमने चाचा जी पर हमला किया। तुम इसके लिए भारी कीमत चुकानी जा रही है। तुम्हें बींच कर मारने जा रहा हूँ। तभी घने जंगलों से आवाज आई, शेर को छोड़ दो। साबू, शेर को नीचे रख दो। जीव जंतुओं को मारना अच्छा नहीं, ये कुदरत की देन है। आप कौन? यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। मेरे घर में घुसपैठिए कहाँ से आए? मुझे स्थिति को संभालना चाहिए। वेदराज चक्रमाचार्य मेरे मित्र थे। हम उनके गुरुजी वज्रदेव को यहाँ ढूंढने आए हैं। चक्रम के मित्र, तब तुम ठीक जगह पर पहुँच गए। मैं ही उसका गुरु हूँ। मैंने चक्रम से कहा था कि शहर को छोड़ और यहाँ प्रकृति की गोद में आकर बस जा, लेकिन वह नामकुल चक्कर खा गया। और उसका नतीजा क्या हुआ? लेकिन फिर भी आचार्य 350 साल से ज़्यादा जिए। बहुत छोटी उम्र में मर गया बेचारा। छोटी उम्र? बाबा, आपकी आयु कितने साल की होगी? पता नहीं, 1000 के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। अगर आदमी प्राकृतिक वातावरण में रहे तो लंबी उम्र जी सकता है। हमारे कौरव पांडवों में जो बल था वह आज कहाँ? शहर में फैक्ट्रियों का धुआं और ट्रक बसों का शोरगुल सारे वातावरण को दूषित कर रहा है। इंसान को बाहर से खाए जा रहा है। शहर के निवासियों को अंदर से द्वेष और ईर्ष्या खोखला किए जा रही है। ऐसी हालत में आदमी लंबी उम्र कैसे जी सकता है? तुम पहले शहरवासी हो जिसे मैं हष्टपुष्ट देख रहा हूँ। बाबा साबू जुपिटर ग्रह का प्राणी है। वह पृथ्वी पर आया था और यहीं का होकर रह गया। यह दूसरे ग्रह से यहाँ आया है। खैर, तुम यहाँ आने का अपना मकसद बताओ। चक्रमाचार्य एक ऐसी दवाई का आविष्कार किया था जिसे पीने से इंसान मौत से मुक्ति पा लेता है। वह अद्भुत दवाई एक खूंखार डाकू राका के हाथ लग गई। उसे पीकर उस दरिंदे ने संसार भर में त्राही त्राही मचा दी है। उस दवाई का असर खत्म करने का नुस्खा चक्रमाचार्य के पास था या फिर आपके पास होगा। हिमालय में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो उस दवाई के असर को ख़त्म कर सकती हैं और राका मर सकता है, पर उन जड़ी बूटियों की प्रक्रिया करके दवा में परिवर्तन करने में कई वर्षों का समय चाहिए। तब तक राका पूरे विश्व को ख़त्म कर चुका होगा। हमें उसे तुरंत रोकना है। अगर हम उसे मार नहीं सकते तो उसे अंतकाल तक के लिए सुला तो सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वज्रदेव एक छोटे वृक्ष के पास गया। इस वृक्ष का फल तुम्हारी समस्या हल कर सकता है। यह फल अगर किसी के पेट में चला जाए तो जब तक यह पेट में रहेगा वह आदमी सोया रहेगा। चाचा चौधरी ने वह फल ले लिया और इसे राका के मुंह में डालना हमारा काम है। चाचा जी, इस फल को आप परख तो लो। अगर तुम बाकी की उम्र स्वप्न देखते बिताना चाहते हो तो इसे खा कर देखो। चाचा चौधरी ने वह जंगली फल जेब में डाल लिया। साबू, हमें फालतू बातों में वक्त बर्बाद करने की बजाय वापस चलना चाहिए। यह फल राका को अंतकाल तक सुला देगा, इसमें मुझे शक नहीं। लेकिन अगर यह जंगली फल राका के पेट से किसी तरह बाहर आ गया तो वह फिर से उठ खड़ा होगा। नहीं, यह फल पेट में जाते ही राका सो जाएगा। सोए हुए आदमी मरे हुए आदमी में सिर्फ सांस का ही फर्क होता है। लेकिन सोने के बाद भी हमारे अंदर की बहुत सी प्रक्रियाएं जारी रहती हैं। अगर राका इस जंगली फल को हजम कर गया तो
चाचा चौधरी ने जंगली फल जेब से निकाला और साबू की तरह उछाल दिया। जरा हाथ से इसे तोड़ने की कोशिश करो। साबू ने जंगली फल को हाथ में लेकर दबाना चाहा। यह तो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त है। बस जब तुम सचेतन इसे नहीं तोड़ सके तो सोया हुआ राका इसे क्या हजम करेगा। हिमालय की अपार वन संपत्ति में से वज्रदेव ने यह हीरा हमें दिया है। जब तक यह राका के पेट में रहेगा वह सोया रहेगा। जब तक ये राका सोया रहेगा संसार सुख चैन से रहेगा। मेरी समझ में आ गया। यह फल संभालिए। अब क्या करें, आगे रास्ता खत्म है। नीचे गहरी नदी बह रही है, कूद जाओ। जय बजरंग बली। छपाक। चाचा जी, गंगा का पानी ठंडा और निर्मल है, थोड़ी देर नहा लूं। नहीं, अगर उधर राका भूल भुलैया महल से निकल आया तो वो कई लोगों की खून से नहला देगा। चाचा चौधरी ने ठीक कहा था कि आदमी जितना ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है उसमें अकल उतनी कम होती है। राका अभी तक भूल भुलैया में फंसा पड़ा है। यह भी तो संभव है कि राका कभी भी बाहर आने का रास्ता न खोज सके। यदि ऐसा हो गया तो मेरा यह महल दरगाह की तरफ पूजा जाएगा। बाहर आने के लिए यह एकमात्र दरवाज़ा जो खुला रहता है, इसे भी मैं बंद किए देता हूँ। अंदर राका। ओह, धुआं मेरी आंखों में भर गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आंखें धुएं से बंद थी, फिर भी राका गुस्से में अंधाधुंध तलवार चलाता रहा। 2 दिन तक गुस्से में वह तोड़फोड़ करता रहा। ओह, दीवार दिख रही नहीं रही, पर मजबूत पत्थर की बनी है। यह तो इसे ना तो मैं तोड़ पाऊंगा ना तलवार। और घूमते घूमते आखिर तलवार का हाथ एक दरवाजे पर जा पड़ा। खटाक। लगता है यह कोई दरवाज़ा है। चाचा चौधरी, मरने के लिए तैयार हो जा। राका जिधर से गुजरता गया लाशें बिछती चली गईं। चाचा चौधरी की तलाश में वह सीमा पार करके पाकिस्तान भटक गया। या खुदा, भागो। उसने पाकिस्तान को भी मारकाट का सिलसिला जारी रखा। चाचा चौधरी, लाओ। पाकिस्तान आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ। यह हिंदुस्तान की हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश है। पहाड़नुमा इंसान यहाँ मारकाट और बदनामी फैलाने के लिए भेजा गया है। उसे बम्बों से उड़ा दो। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन राका को मारने के लिए निकल पड़ा। कोए और राका पर वो बमबारी शुरू कर दी। या खुदा, मैं क्या देख रहा हूँ। इतने खतरनाक बम्बों के बावजूद भी वह जिंदा है। शायद हमारे टारगेट ठीक नहीं बैठे। इस बार पूरा स्क्वाड्रन एक साथ अटैक करेगा। हमारा अटैक बिल्कुल निशाने पर था। इस हल्के के अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया है। इन कौओं को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बड़ा आदमी अभी भी जिंदा है। फिर से अटैक। खटाक। और राका के वार से वह यान कटे पंछी की तरह धरती पर आ गिरा। पाकिस्तानी कमांडर आया। चाचा चौधरी, मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। तो यह बात है। यह ताकत की नहीं, डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। तुमको जिस आदमी की तलाश है उसकी बीवी को पकड़ लो। वह बीवी को छुड़ाने भागा आएगा। इस जनरल ने तरकीब अच्छी बताई है। जनरल, तुम इनाम के हकदार हो। हमारे सिपाही तुम्हें वापस बॉर्डर पार छोड़ आएंगे। राका को वापस सरहद के पार पहुंचा दिया गया। मुसीबत टली, नहीं तो पता नहीं शैतान ने हमारे मुल्क का कितना नुकसान करना था। बस आगे चाचा चौधरी का घर ढूंढना मुश्किल नहीं। चाचा चौधरी के घर पर मैं पहचानता हूँ, यही है वह। ये औरत राका तुम्हें लेने आया है। यह देखा है इसने शहर के कई मजनूओं की खोपड़ियाँ
पिलपिली कर दी हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था मगर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब यह तलवार तुम्हारी गर्दन पर गिरने जा रही है। राका, तुमने चाची के साथ गुस्ताखी की। हम ठीक समय पर पहुंच गए साबू। धड़ाक। बुज़दिल जो मासूम अपनी रक्षा नहीं कर सकते उन्हें कत्ल करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पाप का घड़ा पूरा हो चुका है। जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। मुझे डर है कि कहीं तुम अपने ब्लड प्रेशर में ही ना मर जाओ और मैं तुम्हें मारने का लुत्फ से वंचित रह जाऊं। राका, तुम सिर्फ नादान असहाय लोगों को मारना सीखे हो और राका हिटलर जैसे जालिम लोगों का अंजाम क्या हुआ था तुम जानते होगे। बस मुझे भाषण सुनने की आदत नहीं। मेरी तलवार तुम्हारा सिर काटने आ रही है। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। और साबू ने उठाकर राका को नीचे पटक दिया। तुम्हारी ताकत का घमंड मुझे तोड़ना पड़ेगा। शटाक। ओह! साबू ने राका का वार बचाया। साबू, फार्मूला नंबर 999 ठीक है। छोड़ दो। साबू की पकड़ आज तक कोई नहीं छुड़ा पाया। ले तेरा उदार तेरे ही सिक्कों में। ओह! कहाँ तक भागोगे? इस बार तुम मौत से नहीं बच सकते। घिर गए। बस एक हाथ और, काम तमाम। तभी आह! नींद, प्यारी नींद। तू कहाँ थी? वर्षों से नहीं सोया मैं। सोया हुआ राका भी कम मुसीबत नहीं होगा। इसके खर्राटों का शोर, तौबा तौबा। लेकिन इसकी सैया नरम समुद्र तल होगा। साबू, इसे फेंक आओ। खर खर। साबू राका को लेकर समुद्र की तरफ चल दिया। इसके खर्राटों से मेरे कान बजने लगे हैं। और फिर साबू ने चिर निद्रालीन राका को समुद्र में उछाल दिया। सोया हुआ राका गहरे समुद्र में दूर दूर तक तैरता रहा। एक दिन एक विशाल व्हेल मछली आई और उसने अपना मुंह खोला और राका को निगलकर व्हेल दूर दराज समुद्र की ओर चल दी। चाचा जी, अगर समुद्र में कोई विशाल जंतु राका को निगल गया तो क्या वह मर जाएगा? साबू, ऐसा होता तो अच्छा होता, मगर भाग्य की विडंबना है कि राका मर नहीं सकता। उसे बड़े जंतुओं के पेट में राका चिरनिंदा सोया रहेगा। अब तुम चाय पियो। साबू घड़े में चाय पीता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।